नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। 20 मई 2021 का एक आर्टिकल हमारा आइडिया पेज से बचा हुआ था, जिसके बारे में मैंने कहा था कि संडे को डिस्कस करेंगे। तो वो आर्टिकल था हमारा लुकिंग फॉर लाइट इन कोविड डार्क, कि कोविड का जो पूरा एक रात अंधेरी बनी हुई है उसमें क्या हम देख सकते हैं एक लाइट के तौर पे। ठीक है, आर्टिकल लिखा जा रहा है नंदितेश नीले जी के द्वारा। ये एक ऑथर भी हैं जिन्होंने बीइंग गुड एक बुक लिखी। इसके अलावा आए इंसान बनाए एक ये बुक है इनकी, और साथ में ये ट्रेनिंग देते हैं एथिक्स, वैल्यूज़ और बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरीके से ये एक पर्सनालिटी है जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए तो। ठीक है, देखते हैं क्या है इसमें आर्टिकल में। तो शुरुआत होती है, चारों तरफ एक तरीके का ऐसा माहौल बना हुआ है कि चाहे हम हमारी फैमिली की बात करें या दोस्तों की बात करें, कि कोविड ने किसी को भी अनछुआ नहीं छोड़ा है। एक तरफ कहीं ना कहीं डर है कि कहीं हमें ना हो जाए या फिर ये बीमारी कहीं किसी को साथ ना ले जाए। तो एक तरफ, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हम कोशिशें कर रहे हैं कि हम खुश कैसे रहें। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो अभी दुख है हमारे आसपास में, उस दुख में खुशी का मतलब क्या है। तो यहाँ पर कुछ अलग अलग फिलोसोफर्स का आइडिया यहाँ पे उठा रहे हैं राइटर, कि अलग अलग पॉइंट्स ने या फिलोसोफर्स ने जो एक मैनुअल दिया है या अपनी तरफ से जो डेफिनेशन दी है हैप्पीनेस की, क्या वो हैप्पीनेस है। जैसे कि द पुली में जॉर्ज हर्बर्ट ने दिया था कि अगर आप गॉड के साथ में एक आकर्षक तौर पे गॉड के साथ में अगर इंटरेक्ट करते हो तो वो ही एक खुशी है। साथ में ये भी चीज़ बोली कि भगवान ने इंसान को सब दिया है, केवल दो चीज़ें नहीं दी। दो चीज़ों को आप कह सकते हो एक दूसरे का सिनोनिम, या पीस बोल दो या फिर रेस्ट बोल दो। बोला शांति या फिर आराम की अगर बात करें तो वो इंसान को भगवान ने नहीं दी, बाकी सारी चीज़ें भगवान ने दे दी। तो ऐसे में क्या होगा कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में रेस्टलेसनेस का शिकार रहेगा, अनहैप्पी रहेगा और कुछ ना कुछ शिकायतें उसके मन में रहेगी, तो अल्टीमेटली उसको भगवान से कनेक्टेड रहना ही पड़ेगा। तो ये एक तरीका यहाँ पर बताया था द पुली में जॉर्ज हर्बर्ट ने, कि खुश रहने के लिए भगवान से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं आप प्रे कर रहे होंगे अपने नियर एंड डियर्स के लिए, तो ये चीज़ आपने फील की होगी। या फिर ये सवाल ये उठता है कि क्या भगवान के पास में होना ही हमारे लिए एनफ है। फिर बात आ जाती है दूसरी फिलॉसफी की। वेदों में ये कहा है, उपनिषद में ये कहा है, गीता में ये कहा है कि हैप्पीनेस जो है या फिर जिसको हम आनंद बोलते हैं, वो लोग क्वालिटी ऑफ लिबरेशन पे डिपेंड करता है। मतलब आप कितना स्वतंत्र फील कर रहे हो, कितना स्वतंत्र तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हो। इसमें होगा कि एक इंसान की जो आंतरिक खुशी है, इंटरनल ब्लिस जो है जीव की, वो इस सांसारिक प्लेजर से, मतलब इस सांसारिक खुशी से अगर आप अपने आप को फ्री कर लोगे, दूर कर लोगे, तो आपको खुशी मिलेगी। तो हम क्या बहुत बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। वेदास में क्या बात की जाती है, स्पिरिचुअलिटी की। तो बोले स्पिरिचुअलिटी से अगर आप कनेक्टेड रहते हो तो आपको खुशी मिलती है। फिर दूसरे कुछ फिलोसोफर की बात करें तो इनमें अरविंदो की बात करें तो अरविंदो घोष, उन्होंने ये कहा कि हैप्पीनेस एक ऐसी प्राकृतिक परिस्थिति है जिसमें आप अपने आप से कनेक्टेड फील करते हो। विवेकानंदा ने ये कहा कि अगर आप दुखों से खुद को दूर कर लेते हो या फिर दूसरों के लिए अच्छा काम करते हो, ठीक है, तो ऐसे में आप कहीं ना कहीं खुश हो जाते हो। तो ये अलग अलग थ्योरीज हमने देखी। ये हो गया सारा का सारा मुद्दा कि हाँ, कहीं ना कहीं हम एक तरीके से अपने आप को सांसारिक जीवन से अपने आप को कनेक्टेड रखते हुए खुद से खुद के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिससे कि आपको खुशी मिले। एक तो ये तरीका है खुश रहने का, हैप्पीनेस इस तरीके से डिस्क्राइब की हुई है। इसके अलावा वेस्टर्न कंट्रीज़ की अगर जो फिलॉसफी है, जिसमें डेमोक्रिट्स, इसके अलावा सॉक्रेट्स, प्लेटो और एरिस्टोटल, ये कुछ इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स हुए हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेमोक्रिट्स ने ये कहा कि हैप्पीनेस जो है ये एक मेंटल स्टेट है। दैट मीन्स वेस्टर्न कंट्रीज में जो फिलॉसफी चलती है उसने केवल और केवल दिमाग पर ध्यान दिया, और ऊपर हमने जो बात की वो सारी की सारी आत्मा से संबंधित थी या कहीं ना कहीं दूसरों से संबंधित थी। आप कहीं आसपास में समाज के लोगों से कनेक्टेड फील करते हो, और यहाँ पर बोले दिमाग। अब दिमाग पर भी असर कैसे आएगा
कि कैसे कैसे आप अपने आसपास वालों से कोप अप कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, कैसे उनसे हालचाल पूछ रहे हो, कैसे उनके दुख में उनके सहयोगी बन रहे हो, कैसे उनके परेशानियों का हल ढूंढ रहे हो, वो सारी चीज़ें। तो डेमोक्रेट्स ने क्या कहा, ये मेंटल स्टेट है हैप्पीनेस की अगर बात करो। सॉक्रेट्स और प्लेटो ने ये कहा कि हैप्पीनेस जो है ना वो इंटेलेक्चुअल वर्च्यू के बिल्कुल पास में है। दैट मीन्स कि आप अपने गुणों के आधार पर अपनी फंक्शनिंग को परफॉर्म कर रहे हो, अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हो, बोलो वही प्रैक्टिस आपकी हैप्पीनेस है। और एरिस्टोटल उन्होंने ये कहा कि हैप्पीनेस कोई कंडीशन नहीं होती है। हैप्पीनेस तो आप देखो एक आत्मा है, मतलब आत्मा की कोई कंडीशन नहीं है कि हाँ आपकी आत्मा किस तरफ जाना चाह रही है, क्या सोच रही है, कैसा आपको फील हो रहा है। हैप्पीनेस का मतलब तो वर्चुअस एक्ट होता है, मतलब कि आप कोई भी कार्य करो उसके पीछे आपके आपके अच्छी सोच होनी चाहिए, आपके पास में एक्सपीरियंसेस हो, या फिर आपने दूसरों के एक्सपीरियंसेस से लर्न किया और फिर उन एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हो। आज कोविड के टाइम पे ये अप्लाई करो। ये टाइम हम ये जो आर्टिकल हम देख रहे हैं कोविड के लिए तो देख रहे हैं ना, इसमें आप एक चीज अप्लाई करो कि दूसरों ने लापरवाही करी और उन लापरवाहियों के चलते उनके घर में बहुत सारी परेशानी आ रही है, तो क्यों ना आप उनसे लर्न कर लो, या फिर आप कहीं ना कहीं वो बेस्ट प्रैक्टिसेस परफॉर्म करनी शुरू कर दो। डेली उठो, एक्सरसाइज करो, रूटीन अपना खुद का डाइट शेड्यूल रखो, खुल के सांस लो, एनवायरनमेंट से कनेक्टेड फील करो, बिल्कुल आइसोलेटेड एसी रूम्स में मत बैठो। तो ये चीजें जब हम करनी शुरू कर देते हैं तो आपको क्या फील होगा, ऑटोमेटिकली वो एक्ट्स आपके वर्चुअस एक्ट हो जाएंगे। क्यों? वर्चुअस, वर्च्यू का मतलब होता है गुण, और गुणी जन वही होता है जो अपने आसपास के लोगों में इजीली एडजस्ट करे, उनको उनके साथ में रहने में परेशानी भी ना हो और आपको भी परेशानी ना हो दूसरे के साथ में रहने में। तो ये है वर्चुअस एक्ट। तो यहां पर राइटर इन्हीं चीजों को घुमा घुमा के हमें समझाएंगे। आगे द टेलोज, एरिस्टोटल के हिसाब से द टेलोज मतलब पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, क्या हमारा हैप्पीनेस अटेन करने का ही टारगेट है। तो यही चीज कहीं ना कहीं हैप्पीनेस का मतलब हो गया वर्चुअस एक्ट। और अगर आप अपने गुणों के आधार पर अच्छे कर्म करोगे तो क्या वो दूसरे के लिए बुरे हो सकते हैं? अगर दूसरे के लिए बुरे हैं इसका मतलब आप वो वर्चुअस एक्ट नहीं है, वो आपका वर्च्यू नहीं है। तो हैप्पीनेस के लिए एरिस्टोटल ने एक वर्ड यूज किया था जिसको बोला गया था यूडेमोनिया। ठीक है, यूडेमोनिया। तो उसमें ये बोला गया था कि आप इसको एक एक्टिविटी ऑफ एक्सप्रेसिंग वर्च्यू, ये एक ऐसी, यूडेमोनिया का मतलब आप ऐसे समझो कि कोई ऐसी एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर रहे हो जिसके चलते, जिसके पीछे आपका वर्च्यू है, आपका गुण है, और गुण के आधार पर आपने अच्छे कर्म किए तो उसका असर ये रहा आपको खुशी मिल रही है। जैसे कि आप किसी को दान करो, जैसे कि किसी भूखे को आप रोटी प्रोवाइड करो, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे के लिए अच्छा हुआ, आपका वर्च्यू था दान देना, और ऑटोमेटिकली आपको खुशी होगी कि मैंने कुछ अच्छा किया। तो ये चीज यहां पर एरिस्टोटल के द्वारा बताई हुई है। तो यहां पर हम चलते हैं कुछ प्रैक्टिकल चीजों पे। फिर आती है बात एक और थ्योरी की कि हैप्पीनेस की अगर बात करो तो हैप्पीनेस की एक और डेफिनेशन हमें मिलती है जब 1776 में यूएसए ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। 1776-77 के टाइम पे यूएसए इंडिपेंडेंट होने मतलब तैयारी चल रही थी, तो इंडिपेंडेंट हो चुका था मान लो आप। ठीक है, तो उस टाइम पे जेरेमी बेंथम जो कि यूटिलिटेरियन अप्रोच के इंडिविजुअल है, उन्होंने ये बताया कि हैप्पीनेस का मतलब सिंपल सा होता है कि हैप्पीनेस एक तो क्या होती है, क्वांटिफाइड एक्शन है। कहने का मतलब कि एक पर्टिकुलर लेवल जब हो जाएगा, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी जब हो जाएगी, उसके बाद में आप किसी चीज को हैप्पीनेस कंसिडर करो। कैसे? बोले ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस तब अचीव कर पाओगे आप जब ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल हैप्पी रहेंगे, मतलब ज्यादा लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला हो, तब जाकर के आप खुशी महसूस करोगे। तो इसमें क्या बताया, इंडिपेंडेंस के पॉइंट पर क्यों कंसिडर किया जा रहा है इसको, कि जब वहां पर ब्रिटिश रूल था यूएसए में या फिर आज अमेरिका में, तो वहां पर अगर आप बात करो तो ब्रिटिश रूलर कितने हुआ करते थे, मान लो 50, 500, 5000, और वहां पर जो बीइंग रूल लोग थे वो कितने थे, जिन पे रूल किया जा रहा था, वो मान लो 5 लाख के लगभग। तो ऐसे में 5 लाख लोगों के नंबर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू 5000। तो ऐसे में खुशी किसको आप मानोगे, जेरेमी बेंथम के अकॉर्डिंग, जब वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग जब खुश हो जाएंगे तब अपने आप ही ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। मतलब ज्यादा नंबर्स में होना जरूरी है। तो इसको एक क्वांटिफाइड एक्शन बोला है कि जब एक क्वांटिटी आप क्रॉस कर लोगे उसके बाद में आप कह सकते हो कि हाँ
मैक्सिमम आपने पेन को रिमूव कर दिया। दैट मीन्स मैक्सिमम प्लेजर मिनिमम पेन, जो भी कहां पर, पॉपुलेशन एट लार्ज, ज्यादा से ज्यादा लोगों को। और देखो सिविल सर्विसेज इसी यूटिलिटेरियन सर्विसेज पे ज्यादा काम करती है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला करो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई, जैसे फार्मर्स की पॉलिसी की बात कर लो, अभी रिसेंटली फार्मर्स के लिए कानून लाए गए 3। अब उन 3 कानूनों से अगर पूरे देश के सारे किसानों को फायदा हो रहा है, छोड़ करके मान लो 2 स्टेट्स हरियाणा और पंजाब, तो ऐसे में आप ये बताओ कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। कानून आपने बना दिया तो आपको देखना होगा कि एक तो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर कहां पर आपको अचीव हो रहा है। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं ये जो केस है इसमें आपको ज्यादातर फार्मर्स को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, पूरे बाकी स्टेट्स में छोड़ करके 2 स्टेट को। तो आप कहीं ना कहीं उस तरफ जाओगे कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात, इन दोनों, अब ये जो 2 स्टेट्स आप साइड में कर रहे हो, पंजाब हरियाणा, इन फार्मर्स के वेलफेयर के लिए आप क्या कर सकते हो जिससे कि यहां पर भी ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर आप अचीव कर सको। तो इसी चीज को आप आगे से आगे करते जाते हो, एक सिंगल शॉट में आप अच्छा काम नहीं कर सकते। इसका बेस्ट एग्जांपल आप एक और देखो कि अभी कोविड-19 का है, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है। कोविड-19 आउटब्रेक हुआ और आप देखोगे कि फर्स्ट फेज में वैक्सीनेशन दिया गया 60 साल या उससे ज्यादा के जो लोग हैं उनको, और जो फ्रंट वॉरियर हैं, जो भी आप कह सकते हो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको वैक्सीनेशन दिया गया। तो आपके पास में ये भी तो देखना पड़ेगा ना कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। मैंडेटरी केस है, वैक्सीन सबको देना है, पर फिर भी आपको प्रायोरिटी तो डिसाइड करनी पड़ेगी ना। तब आप देखोगे कि वल्नरेबिलिटी कितनी है। अब वल्नरेबल लोगों को जितना ज्यादा आप बचा लोगे उतनी ही ज्यादा अपने आप में हैप्पीनेस होगी ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए। तो एग्जैक्टली वही मेथड आप यूज करते हो जब भी एथिक्स में केस स्टडी देखते हो। तो ये कोरोना है ना, आपको बहुत कुछ सिखा रहा है, थोड़ा माइन्यूटली समझने की कोशिश करना आप। तो राइटर यहां पे बोलना चाह रहे हैं दूसरे शब्दों में कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो क्या होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा खुशी मिले। दैट मीन्स कोविड-19 का वैक्सीन या वेलफेयर के लिए जितनी भी चाहे वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, अंत्योदय योजना हो, या फिर नरेगा स्कीम हो, कोई भी ऐसी स्कीम हो, उसमें सरकार का टारगेट क्या हो कि जो लाइन में सबसे पीछे खड़ा है ना उस तक भी बेनिफिट पहुंचे। तो यही चीज यहां पर एरिस्टोटल का पॉइंट आ जाता है कि एक रूलर राजा और एक दूसरी तरफ राजा या स्टेट मतलब सरकार, उनको एक वर्च्यू एक्वायर करने की जरूरत है। मतलब उनको गुणों पर आधारित प्रक्रियाएं या प्रोसेस करने की जरूरत है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप हैप्पी रहने के लिए इंस्पायर कर सको कि भाई आप खुश करो। तो एक तरफ तो जेरेमी बेंथम का कॉन्सेप्ट भी लग गया, तो दूसरी तरफ आप कहीं ना कहीं, हाँ, अब दूसरी तरफ आपने एरिस्टोटल का एक्शन भी ले लिया। दैट मीन्स कि आपने जेरेमी बेंथम का कॉन्सेप्ट, अब जेरेमी बेंथम का वाला काम कब करोगे आप, ज्यादा लोगों के लिए कब सोचना शुरू करोगे, जब आप में वर्चुअस एक्ट करने की कैपेबिलिटी हो। मतलब आप एरिस्टोटल के हिसाब से हैप्पी होने की स्टेटस में हो। एरिस्टोटल ने क्या बोला कि एक वर्चुअस एक्ट है हैप्पीनेस। तो अगर आप एक फिलैंथ्रोपिस्ट हो, अगर आप एक ऐसे राजा हो जो आपकी अपनी जनता में खुशी ढूंढता है, तो आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों की खुशी की कोशिश करोगे कि नहीं। तो ऐसे एरिस्टोटल और जेरेमी बेंथम का कॉन्सेप्ट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और वही चीज हमने वैक्सीनेशन के टाइम पे देखी कि शुरुआत में कोरोना वॉरियर्स की बात की जाए और फिर उसके बाद में 60 साल या उससे ज्यादा की उम्र के जो लोग थे उनको वैक्सीनेशन दिया गया। तो एक उत्साह था। आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे, बट इसमें क्या देखा गया कि आपने जो यंग इंडिया की एस्पिरेशंस थी, जो यूथ हैं आज, वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए। पर हमें यह भी तो देखना पड़ेगा ना कि क्या हमारे पास में नंबर ऑफ वैक्सीन अवेलेबल हैं। तो ऐसे में हमें कहीं ना कहीं ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर को एक बार थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ा। क्यों? रिसोर्सेज की कंस्ट्रेंट थी। तो अब किस पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको रिसोर्सेज इंप्रूव करने पड़ेंगे, क्योंकि आज वैक्सीन दिया गया 60 या उससे ज्यादा लोगों को, पर सब आपने कैटेगराइज किया ना, वल्नरेबिलिटी भी आपको देखनी पड़ेगी। बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको वल्नरेबिलिटी कैटेगरी भी देखनी पड़ेगी कि ज्यादा परेशान होने के चांसेस किसको हैं, तो उसको आप पहले वैक्सीन दे दोगे। और फिर उसके चलते आपने देखा कि हमारे यहां पर 60 से ज्यादा प्रतिशत जनसंख्या जो है वो यूथ है, यंग है, तो उनको आपने इग्नोर किया।
तो आप क्या इसको ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर बोल सकते हो? अब बोल तो नहीं सकते, बट हमें यह भी तो देखना पड़ेगा ना कि वैक्सीन स्टॉक्स हैं वो रनिंग आउट हो रहे हैं, तो ऐसे में इस वर्चुअस एक्शन को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है। अब आप देखोगे हर एक इंडिकेटर में इंडिया जो है इंडिपेंडेंस के बाद में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हम भी देख रहे हैं, पर उसके बावजूद भी हमने क्या देखा, बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुआ। लॉकडाउन जैसे लगा, लगते ही जो लेबर थी वो सिटीज़ को छोड़ करके अपने गाँव में पहुंच गई। क्या मुद्दा, क्या एक मंत्र निकल के आया, आत्मनिर्भर भारत। बोला हर एक सेक्टर में हम खुद से खुद पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। जैसे आप अगर अपने घर पे हो तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो कि मैं आत्मनिर्भर बन जाऊं कि मेरे हिसाब से मेरी पढ़ाई चलती रहे। एग्जैक्टली दूसरे जो लेबर्स हैं वो भी ये सोच रहे थे कि चलो ठीक है, अगर एक मेरा बिजनेस या मेरा काम नहीं चल रहा है तो मैं चाहे एक वो ठेला लेकर के, चाहे सब्जी बेच करके आत्मनिर्भर बनूं, तो वो भी एक आत्मनिर्भर भारत का एक स्कोप अपने आप में हर एक स्पेयर में आपको देखने को मिलता है। तो इन सारी चीजों को देखो तो अल्टीमेटली ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके कंधों पर आकर गिरी? ये सारी परिस्थितियां, वैक्सीन देना, खाने की किल्लत ना पड़े इसकी सप्लाई इंश्योर करना, या फिर आप माइग्रेंट क्राइसिस को टैकल करो उसकी, ये सारी की सारी परिस्थितियां, ये सारी की सारी लोड थी वो सरकार के कंधों पर आकर के गिर गई। इसमें टारगेट अब क्या रह गया सरकार के पास में कि मैक्सिमाइज करना है एक साधारण एक इंडिविजुअल की, जो सिटीजन ऑफ इंडिया अपने आप को बोलता है। दूसरी तरफ अगर आप देखो तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी तो हो गई, तो क्या सिटीजन्स की भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? उसके लिए अरिस्टोटल ने अपनी तरफ से कहा कि हैप्पीनेस जो है ना वो एक एक्टिविटी ऑफ सोल तब बनता है जब आप उसको वर्च्यू के आधार पे कंडक्ट करते हो। दैट मीन्स सिंपल अगर शब्दों में बताऊं कि अगर आप अपने गुणों के हिसाब से कोई भी कार्य को अंजाम देते हो तो वो आपकी आत्मा के लिए खुशी का काम करती है। दैट मीन्स आज अगर सिटीजन्स भी सही तरीके से अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर लेंगे तो क्या परेशानी होगी? तो एक तरफ तो सरकार के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है कि मैक्सिमम लोगों की मैक्सिमम हैप्पीनेस इंश्योर करना, पर दूसरी तरफ सिटीजन्स की भी तो जिम्मेदारी है ना कि वो भी ऐसे ही एक्शन करे जिससे कि वो भी ज्यादा से ज्यादा लोगों की खुशी निर्धारित कर सके। अगर आपको पता है कि कोविड-19 बहुत जबरदस्त तरीके से फैला हुआ है, परेशान करेगा, तो क्यों आप लापरवाही कर रहे हो? आपको भी एक वर्चुअस इंडिविजुअल बनने की जरूरत है ना। क्या सरकार ही केवल हैप्पीनेस इंश्योर करे? ये तो इंडिविजुअलिस्टिक एक्ट है कि सरकार में जो नुमाइंदे बैठे हैं, जो सरकारी लोग बैठे हैं, जिनको चुनाव में आपने वोट दिया है, वो बनने के बैठे हैं, अगर उनकी जिम्मेदारी है तो एक सिटीजन की भी तो उतनी जिम्मेदारी है ना कि इस कोरोना को फैलने से रोका जाए। और यही चीज यहां पर राइटर दोनों तरफ से बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिटीजन्स को होना चाहिए कि वो कानून को फॉलो करे। इसके अलावा एक इससे क्या होगा, अब कानून को अगर जैसे मान लो बोल दिया मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी रखो, घरों से बाहर मत निकलो, कम से कम निकलो, लॉकडाउन लगा दिया, उनको अगर आप फॉलो करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा होगा कि नहीं, आपकी वजह से लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। मान लो आप तो स्वस्थ हो पर किसी और को तो परेशानी हो सकती है ना आपके इन्फेक्शन के चलते। आप बाहर गए घूमने फिरने और आपके इन्फेक्शन हो गया, आप तो स्वस्थ हो गए, रिकवर हो गए, एकदम बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपके घर में ही कोई बूढ़े हैं या फिर किसी की कोई दूसरी परेशानी चल रही है, बीमारी चल रही है और उनको वो घातक हो गया तो, और ये ब्लैक फंगस जैसी और बीमारी आ गई, तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना भी जरूरी है, जिससे कि देखो सिटीजन जो है वो अपनी हैबिट्स को या फिर अपनी एक्टिविटीज को फियरलेसली परफॉर्म करे, बट वहां पर लॉ अबाइडिंग भी होनी चाहिए, कानून की पालना भी होनी चाहिए। इसके अलावा स्टेट को अपने आप को इस चीज से दूर रखने की जरूरत है जहां पर डूज एंड डोंट्स के बारे में वो ज्यादा डायरेक्ट करें लोगों को। तो यहां पर एक पॉइंट यह आ जाता है कि होता क्या है, देखो अगर आप वर्चुअस हो, लोग वर्चुअस हैं, सिटीजन्स वर्चुअस हैं और जो हेड ऑफ द स्टेट है या फिर जो स्टेट सरकार है वो वर्चुअस है, तो क्या बुरा काम हो सकता है? नहीं ना। तो ऐसे में डूज एंड डोंट्स करने की आपको जरूरत नहीं है। बट अभी रियलिटी क्या है, ये देखो सारी आदर्शवाद की बातें हैं, ठीक है, बट रियलिटी आप भी देख रहे हो कि कहीं ना कहीं सरकार भी कहीं मैक्सिमम लोगों की मैक्सिमम हैप्पीनेस इंश्योर करने में कहीं ना कहीं फेल हो रही है, तो दूसरी तरफ जो लोग हैं वो भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं इस वायरस को फैलाने के अंदर। ठीक है, तो आगे राइटर ये बताना चाह रहे हैं, चाहे एक बंदा कैसा भी खाना खाए, कैसे भी कपड़े पहने और कैसे भी तरीके के घर में रहना चाहे, वो उसकी चॉइस होनी चाहिए। उसके लिए सरकार की तरफ से डूज एंड डोंट्स नहीं आने चाहिए। पर और
ये हो गया, ठीक है। उसके साथ में जो बर्ट्रैंड रसेल है, उनके द्वारा एक बुक लिखी गई द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, उसमें ये कहा कि हैप्पीनेस का जो सीक्रेट है ना वो ये है कि आपको अगर कहीं पर कोई इंटरेस्ट लगे तो उस इंटरेस्ट को आप ब्रॉड करो। दैट मीन्स आप कुछ भी काम करो, या फिर आपका जो लगाव है किसी भी चीज से, आपका जो आकर्षण है उसको आप ब्रॉडन करो। ऐसे नहीं बिल्कुल नैरो वे के अंदर आप सोच रहे हो, नहीं, आपको अलग अलग एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचने की जरूरत है। उसी तरीके से आपको इंटरेक्ट करने की जरूरत है। अब आपने अपना इंटरेस्ट अगर पॉसिबली जितना पॉसिबल हो सका उतना ब्रॉड कर लिया, तो अब आप एक चीज बताओ कि कोई भी चीज या कोई भी पर्सन जो कि आपको इंटरेस्ट दे रहा है, मतलब आपके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप उसके साथ में कैसा बिहेवियर करोगे? आप उसके साथ में फ्रेंडली बिहेवियर करोगे, ना कि हॉस्टाइल बिहेवियर करोगे। तो ऐसे में एक तरफ सरकार आपके लिए भले के काम करने की कोशिश कर रही है, तो क्या आप सरकार के अगेंस्ट में जाओगे? ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ लोग जो हैं वो सरकार में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि सरकार हमारे लिए भला करेगी, तो यही जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है कि सबको टाइम पर ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए, कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो है कौन? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, जो कि हम लोगों ने वोट दिए थे। ठीक है, तो अभी मेन पॉइंट क्या आ रहा है? केवल और केवल सेल्फ इंक्वायरी। चाहे सरकारी लोग कोई हो, चाहे सरकार में कोई भी सरकार बना करके बैठा हो, चाहे कोई भी सिटीजन हो, आप या मैं, यहां पर सेल्फ इंक्वायरी की जरूरत है। सवाल यह है कि क्या हम कोविड से पहले भी खुश थे? यह बहुत बड़ा सवाल है, और इसी को लेकर के हमें इंसाइट लेनी पड़ेगी खुद के अंदर, खुद की आत्मा में एक बार झांकना पड़ेगा इस चीज को लेकर के। ठीक है, क्योंकि आज ये दुख का जो टाइम चल रहा है ना, हैरोइंग टाइम्स, इस कोविड के चलते, इसको हम तभी समझ पाएंगे, तभी टैकल कर पाएंगे साइकोलॉजिकली, जब हमें हमारे पास में ये जवाब हो कि कोविड से पहले क्या हम सुखी थे? देखो, कोविड ने हमें एक धक्का तो मार दिया है कि आप खुद को फिजिकली दूर करके रखो। इससे क्या होगा कि आप लोगों से जब दूर हो जाओगे, हर चीज से थोड़ा थोड़ा दूर हो जाओगे, तब जाकर के आप खुद के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे। खुद के साथ में जब टाइम स्पेंड करोगे तो सवाल उठेगा कि क्या आप अपने खुद के सबसे बड़े दोस्त हो या नहीं? बेस्ट फ्रेंड हो कि नहीं खुद के खुद से? अगर हो तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो आपको बहुत कुछ करने की जरूरत है। क्योंकि एक बिहेवियर निकल के आ रहा है, क्या? बीइंग बिजी। मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास में टाइम नहीं है। ये एक पर्सनैलिटी ट्रेट बन गया है। तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं खुद के लिए लोगों के पास में टाइम ही नहीं है। ये टाइम और ये परिस्थिति अभी की नहीं है, ये प्री कोविड वर्ल्ड की है। जब कोविड नहीं आया था तब भी हम क्या हाल में जी रहे थे। तो ऐसे में हमें कहीं ना कहीं जो मोरालिटी की तरफ पुश कर रहा है ना कोविड, उसको हमें छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट को यूटिलाइज करने की जरूरत है। हमें कहीं ना कहीं लाइफ का जो टारगेट है, परस्यूट है, उसको समझने की जरूरत है, जो कि लाइफ खुद है। अगर जिंदगी ही नहीं होगी तो फिर जिंदगी का मतलब क्या? आप हो तब तक हो, आप नहीं होंगे तो भी ये दुनिया तो चलेगी। तो पहले आप अपने साथ में जीना सीखो, ये चीज यहां पे बताना चाह रहे हैं राइटर। साथ में हमें री एग्जामाइन करने की जरूरत है कि हमारे प्रिजुडाइसेस क्या हैं, हमारे बाइसेस क्या हैं, कि हम पहले से क्या सोच के चल रहे हैं, क्या हमारी चॉइसेस हैं, क्या हमारे प्रेफरेंसेस हैं। इनको हमें री एग्जामाइन करने की जरूरत है कि कहीं हम गलत दिशा में तो नहीं भटक चुके हैं। इसके लिए क्या हो कि क्यों ना हम फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली अपने आप को एक तरीके से रिवाइवल की तरफ लेके जाएं। फिजिकली, जिसमें आप कॉन्शियस वॉकिंग करो, चलते टाइम पे फील करो कि हाँ मेरी स्पीड क्या हो रही है। ऐसे नहीं मोबाइल फोन हाथ में है, ध्यान मोबाइल में है और चलते जा रहे हो, तो आप कॉन्शियस वॉकिंग नहीं कर रहे हो। बैठ करके शांति से आराम से ऊपर छत पे, अगर आपका घर छोटा है तो छत पे जाके, आसपास में गार्डन है तो गार्डन में जाके बैठो और लंबी लंबी सांसें दो, फील करो कि हाँ मैं हूं या नहीं। सही खाना खाओ, ऐसा नहीं कि आप जा रहे हो ठेले पे कुछ भी खा रहे हो, घरों पे वाइन पी जा रही है, या फिर आपका जो खाना है वो बिल्कुल तामसी है। तामसिक नहीं होना चाहिए। आप रेस्ट कर रहे हो या नहीं, केवल और केवल बस पागलों की तरह इधर उधर कर रहे हो, फिजिकली मूवमेंट है नहीं और मेंटली रेस्ट है नहीं, तो रेस्टलेसनेस आपके दिमाग में है कि नहीं। तो बात आ गई फर्स्ट फिलोसोफर की, क्या कहा था कि भगवान ने केवल और केवल एक चीज नहीं दी, बाकी सब दे दी इंसान को। क्या? शांति और आराम। ये दोनों चीजें नहीं दी, बाकी चीजें सारी दे दी। अब उनके चक्कर में भगवान से कनेक्टेड उसको रहना पड़ता है। तो हमें
मेंटली कॉन्शियस रहना पड़ेगा। रीडिंग, राइटिंग, ये कुछ भी करो कॉन्शियस होके करो, सोच समझ करके करो। इमोशनली आप कॉन्शियस रहो, हार्ट बीट्स को कहीं ना कहीं सुनो, आप खुद की एम्पैथी लाओ अपने अंदर कि दूसरों के दर्द को आप कैसे सही कर सकते हो। अगर दूसरों के दर्द को सही करने का तरीका आ गया तो कोविड को आप टैकल कर लोगे। स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, हमें कॉन्शियसली लिविंग बीइंग बनना चाहिए। पेंडेमिक से पहले अगर हम देखें तो हमारे बीच में एक इंपॉर्टेंट चीज थी, वो क्या थी? कनेक्टिंग। अब वो कनेक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं रुकी तो है, पर क्या बिल्कुल खत्म हो गई? आज हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से बातचीत करके एक दूसरे का दर्द दूर कर सकते हैं। साथ में एक प्रोडक्ट और प्रोफाइल के बारे में ज्यादा बात करने लग गए थे बजाय कि नेचर या बीइंग। मतलब कि आपने प्रकृति को तो एक प्रोडक्ट समझ लिया, और बीइंग मतलब आपने खुद को या फिर सबको क्या समझ लिया? एक प्रोफाइल। अब आप देखो कैसे ट्रीट करोगे प्रोडक्ट और प्रोफाइल को, बिल्कुल लिविंग बीइंग्स की फील नहीं आने वाली है। जबकि नेचर और बीइंग की फील अगर आप में आ गई तो आप नेचर की भी कदर करोगे और आसपास में जो लोग जी रहे हैं उनकी भी कदर करोगे। और इस वायरस ने हमें यही सिखाया है कि तुम इस प्रोडक्ट और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और पर्सन की, मतलब पर्सन और प्रोडक्ट, इसकी बजाय आप कहीं ना कहीं अपने नेचर और पर्सन के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, यही चीज बताई जा रही है। अब बात यह आ जाती है कि हम किस तरफ लाइफ में जा रहे हैं। हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि किस लिए हम जी रहे हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारा आंसर होना चाहिए, जर्नी जो है वो शुरुआत होती है देखो खुद से। मतलब एक यात्रा की शुरुआत होती है खुद से, पर थोड़ा और समझोगे तो हमारे आसपास में हमारे जो लव्ड वंस हैं वो भी होते हैं। तब मिलकर के पूरी एक सोसाइटी में एक कनेक्शन आता है और उस कनेक्शन के बेसिस पे ही आप काम करते हो। और एग्जैक्टली एक एडमिनिस्ट्रेटर को यही सोचना होता है कि मेरे लिए ही काम नहीं कर रहा हूं मैं, मुझे मेरे समाज के लिए काम करना है। तो कभी भी कोई भी पर्सपेक्टिव आए ना तो समाज के हर एक तबके के लिए आप सोचा करो। फिर देखो ऐसे राइटिंग भी आपकी इंप्रूव होती चली जाएगी। ऐसे ही फिर आपका आंसर राइटिंग ऑटोमेटिकली सही होता चला जाएगा। केवल प्रीलिम्स की तो बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि उसमें तो चलो ठीक है कि आपको टू द पॉइंट आपको आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर मामला गड़बड़ है। बट अगर आपके पास में ये जो पर्सपेक्टिव क्लियर है ना कि आप पूरे समाज के लिए सोच सकते हो, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में सोच सकते हो, करंट में गरीब अमीर मिडिल क्लास के लिए सोच सकते हो, अपर लोअर मिडिल कास्ट के लिए सोच सकते हो, और किसी भी कंट्री के बारे में सोच सकते हो, इसका मतलब आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनने की पूरी काबिलियत रखते हो। समझ गए? तो ऐसे में आप अपनी अगर ड्यूटीज को प्रॉपरली फुलफिल करना शुरू कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ज्यादा से ज्यादा लोगों की हैप्पीनेस मिलेगी कि नहीं, वर्चुअस एक्शन हुआ कि नहीं आपका। यही चीज अलग अलग फिलोसोफर्स ने कहा था। जैसे कि विवेकानंद जी ने क्या कहा? अच्छे बने रहो, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो। सेम चीज महात्मा गांधी जी का जो तिलिस्मन है, जिसमें यह कहा था कि अगर आपको कोई भी डिसीजन लेने में परेशानी हो रही हो कि मुझे क्या करना चाहिए, तब यह सोचा करो कि आपके एक्शन लेने से एक गरीब घर के छोटे बच्चे का क्या हाल होगा। अगर उसका अच्छा हो रहा है तो आप उस काम को करो, अगर बुरा हो रहा है तो उस काम को मत करो। यह है महात्मा गांधी का तिलिस्म। इसी तरीके से यूडोमोनिया, जिसमें हमने देखा कि हैप्पीनेस को लाने के लिए जो एक एक्टिविटी है कि आप वर्च्यू एक्सप्रेस करते हो कि हां मैं वर्चुअस हूं, मैं गुणी हूं, उस काम को आप करोगे तो वो एरिस्टोटल के हिसाब से भी आप हैप्पीनेस कर रहे हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए हैप्पीनेस ला रहे हो। तो जेरेमी बेंथम भी फुलफिल हो गया। तो यही चीज यहां पे राइटर बता रहे हैं कि हमारा अल्टीमेट परस्यूट क्या है, गोल क्या है, दैट इज हैप्पीनेस। ये हो गया हमारा आर्टिकल। अच्छे से समझाने की कोशिश किया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।